हाँ जी बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन आप देखिएगा। अगर आपने बिजनेस स्टैट्स को मीन मीडियन मोड तक ही रखा है तो आप बिजनेस स्टैट्स का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत टफ होने वाला है और आप इसके लिए दोबारा प्रिपेयर आपको करना पड़ सकता है। तो मैं ये नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ एग्ज़ाम टाइम में, ये बातें मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि कई बार हम बहुत लाइटली ले लेते हैं अपने बीकॉम को, बीकॉम ऑनर्स को, कि भैया चीज़ें चल रही हैं और चलते ही चली जाएंगे। लेकिन कुछ एक दो सब्जेक्ट ऐसे टकरा जाते हैं जो कि आपकी हालत ख़राब कर देती है। आज भी ऐसे ऐसे बच्चे बिजनेस स्टैट्स का कोर्स ले रहे हैं जिनकी 3-3 साल से क्लियर ही नहीं हुई है, 2-2 साल से क्लियर ही नहीं हुई है। बिजनेस मैथ्स के बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो कि उनकी 3 साल 2 साल पहले ग्रेजुएशन हो चुकी होती है अगर उसमें बैक नहीं लगता तो ये जिस पे बीतती है सिर्फ ये वही जान सकता है। और अभी आप जब कॉलेज के अंदर हैं तो अभी वो किसी पे भी नहीं बीती है। वो जब कॉलेज हो चुका होगा तो जब ऐसे बच्चों से मिलोगे या भगवान ना करे उसमें खुद आप ही शामिल हो तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी। अब आप मुझे बताओ कि आप सोचते कि 3 दिन में 2 दिन में हम लास्ट मोमेंट पे हम चीज़ों को प्रिपेयर कर लें, तो वो कैसे पॉसिबल है जिसकी बुक ही इतनी मोटी है, जिसका सिलेबस ही इतना बड़ा है, इसमें हर एक छोटे टॉपिक को पढ़ करके आगे चलना है, वो कैसे पॉसिबल है। लेकिन फिर भी हम लास्ट मोमेंट पे एक एफर्ट कर रहे हैं कि आपको बचाया जा सके। तो वो बचाने का एक मोमेंट ये कि भैया 25 का 24 का पेपर एनालाइज कर लो। मैं एप्लीकेशन पे वो क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं 25 और 24 के, उसको एनालाइज कर लो, वहां से आप पास हो जाओगे। क्लियर है? अगर एनालाइज कर पाए तो, एनालाइज करना कोई इतनी आसान बात नहीं है, ये भी समझ लो। वो 5 5 दूनी 10 क्वेश्चन अंदाजा मत लगाना। एक क्वेश्चन में 3 3 4 4 चीजें पूछ रहा है वो आपसे। तो कम से कम आपसे एक पेपर 40 से 45 क्वेश्चनों का है और उसमें भी ए बी सी पार्ट लगा लगा करके हर पार्ट में 3 3 4 4 चीजें पूछ रहा है। तो उन्होंने एवरेज अगर एक क्वेश्चन अगर आपके पास में 4 चीजें पूछ रहा है तो उसके ऑप्शन में जो आ रहा है वो भी 4 से 5 10 चीजें तो पूछ 50, तो मान के चलो 50 क्वेश्चन आपके एक पेपर में है ही। उस 50 पेपर को एनालाइज करने में धुआं धुआं हो जाता है इंसान। तो कोई बात नहीं, आप 24 का भी नहीं कर सकते हो, परसों पेपर है, कम से कम यार 25 का तो कर लो। तो 25 और 24 का दो पेपर आप एनालाइज करो, लास्ट मोमेंट पे ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी है कि यहां से वो कर लो वहां से वो कर लो। अगर आपको लगता है कि आप थ्योरी थ्योरी आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करके पास हो जाएंगे तो भैया आप जितनी भी थ्योरी है बिजनेस स्टैट्स में आती है 20 मार्क्स के आसपास की, जो भी वो भी ऑप्शनल होती है थ्योरी। थ्योरी का मतलब ये नहीं होता है कि भैया थ्योरी अगर आपने नहीं करा तो आपका ये पेपर छूटा ही छूटा। उसमें से न्यूमेरिकल ऑप्शन होता है, इन्होंने न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर रखा है, उनको थ्योरी की नीड ही नहीं है। लेकिन फिर भी चलो मैं मानता हूं कि आपको थ्योरी, अगर आप पूरा का पूरा जितनी थ्योरी है ये सारी आपको बहुत अच्छे से आती है, A to Z आपको आती है, A to Z आप लिख भी सकते हो, फिर भी आप पास तो नहीं होंगे ना। ये बात तो कंफर्म है, पूरी थ्योरी से तो पास होने से रहे नहीं। और थ्योरी में मार्क्स तो आपका मान के चलिए आपको 30 से 30% आपको मार्क्स मिलता है जितने में अटेम्प्ट करके आओगे स्टैट जैसी थ्योरी में। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल पे डिपेंडेंसी को बढ़ाओ, थ्योरी पे डिपेंडेंसी को कम करो, लास्ट मोमेंट है, लास्ट के 2 साल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। और अभी तक आप जो भी क्लासेस देख रहे हैं या फिर जैसे भी आप लोगों ने अपना कंटेंट मैनेज करा, कंटेंट प्रिपेयर करा, मैं वही बता देता हूँ कैसे प्रिपेयर करा आपने। आपने या तो बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम है तो बीकॉम प्रोग्राम वाला कंटेंट देख लिया, या तो बीबीए वाला कंटेंट देख लिया। तो ऐसे कंटेंट को देखने के बाद तो जो आपके सामने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो भैया आप तो सरप्राइज होंगे ही, चौंकेंगे ही। तो यहां पर आप ध्यान रखो कि आपके पास में ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है, एन ऑटोमोबाइल फर्म हैज द गॉट द डिलीवरी ऑफ द 200 म्यूजिक सिस्टम। एक ऑटोमोबाइल है, गाड़ी है भैया, म्यूजिक सिस्टम तो चाहिए होता है, तो 200 का उन्होंने ऑर्डर करा, 200 म्यूजिक सिस्टम चाहिए था। इज टू बी इंस्टॉल इन द देयर द लग्जरी कार। आफ्टर द इंस्पेक्शन, बाद में ये जांचने के बाद पता लगा, बाय द इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियर ने पता लगाया, द डिफेक्ट्स पर सेट इज द रिकॉर्डेड बिलो। जैसे कि एक बार में 158 सेट आया तो उसमें 0 डिफेक्ट निकला। एक बार 36 जो सेट आया उसमें एक आपका डिफेक्ट निकला। एक बार 4 सेट, उसमें से 2 डिफेक्ट निकल गए। एक बार 2 सेट आया, उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट उसमें सॉरी 2 सेट। अब एक सेट में कितने वो डिपेंड करता है, क्लियर है ना। एक बार 3 हो गया, एक बार 0, तो एक बार आपके पास में 4 हो गए। तो सेट, नंबर ऑफ सेट्स का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि 200 म्यूजिक सिस्टम है तो 200 200 म्यूजिक सिस्टम के 158 सेट मंगाए आपने। तो टोटल 200 म्यूजिक सिस्टम नहीं, 158 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 100 दूनी 200, 50 दूनी 100, 300, 8 दूनी 16, 316। तो इतने म्यूजिक सिस्टम तो आपने यहां मंगा लिए। तो इस तरह 200 म्यूजिक सिस्टम का आप सेट मंगा रहे हो।
तो आपने आपको यहाँ पे ये देखना है कि 158 जो सेट्स मंगाए 200 200 के, उसमें से तो भैया जीरो डिफेक्ट निकले, बस बाद में 36 सेट निकाले, तो उसमें से एक एक 36 सेट 200 200 के 36 सेट मंगवाए आपने, उसमें एक डिफेक्ट निकले। और यहाँ पर आपके पास में दो 200 के 4 सेट निकाले, उसमें आपके पास में 2 डिफेक्ट आपके निकल रहे हैं। और इसी तरीके से 200 में से आपके 3 नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आपको निकल करके आए। यही पूछ रहा है, ये तो खैर हर सेट्स का अपना अपना डिफेक्ट बता रखा है, लेकिन जब सब में से आप रैंडम सेलेक्ट करोगे आप, तो आपका ये नहीं आएगा कि भैया ये वाला सेट में से इतना डिफेक्ट निकला, वो कोई भी डिफेक्ट हो सकता है। तो फिट द पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब तो पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालना पड़ेगा कि टोटल कितने आपके पास में डिफेक्ट्स हैं। तो ये मेरे पास में एक तरीके से वही जो एफ एक्स करते आए हो वो करते चले जाए आप। ये तो 0, 36, 8, 4 एंड 0। मीन निकालेंगे आप, उसको ऐड करेंगे आप। तो देखिएगा ऐड कर रहे हैं, कैलकुलेटर ये। ठीक है बच्चे, एफ एक्स एफ तो ये आपके पास में एक्स ही है, तो समीशन करेंगे 36 प्लस 12 48। ये तो समीशन ऑफ एफ एक्स आया ना हमारे पास में, समीशन ऑफ एक्स है एफ एक्स। एंड मीन कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो 48 अपॉन में 200 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, दिस वन। ये आपके पास में आ गया बच्चे 0.25, 48 डिवाइडेड बाय 200 तो 0.24। 50 समझ 36 8 6 6। अच्छा अच्छा, एक गड़बड़ कर दिया ना हमने। मैं वही सोच रहा था, देखिए 6, तो कितना आया हमारे पास में 50 आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 0 36 8 6 एंड 00 50 एंड आपके पास में x बार इक्वल्स टू 50 अपॉन 200। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 0.25 मीन आ गया आपके पास में। क्लियर है। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट अगर आपको करना है, पॉइसन थ्योरम डिटेल में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको कोर्स में पता लगेगा बच्चे। फिर भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, उस फॉर्मूले को आप समझेंगे। अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं आप, सबसे पहले आप x की, तो e इज टू पावर माइनस एक्स बार इंटू एक्स बार इज टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको देखो। सबसे पहले किसकी पूछ रहा है हमसे, फाइंड द पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन टू अब द डेटा कैलकुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, किस जीरो की फ्रीक्वेंसी की, जीरो कितनी बार आ सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या जीरो की। इसका मतलब समझना है आपने। बोलोगे सर जीरो की पॉसिबिलिटी तो दी हुई है ना, नहीं बच्चे, आपको समझना होगा कि मैं अगर एक कॉइन को 5 टाइम टॉस करता हूं तो हेड कितनी बार आ सकता है। जरूरी नहीं 5 बार हेड ही आए, 4 बार भी, 3 बार भी, 2 बार भी, 1 बार भी, 0 बार भी। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज ही है ना, सारी पॉसिबिलिटीज को लेते हैं, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो कैलकुलेट करेंगे आप, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, पी 0 इज टू पावर माइनस मीन इंटू मीन इज टू पावर एक्स, जिसकी आप निकाल रहे हैं 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। एंड सॉल्व करेंगे, ई रेस टू पावर दिया हुआ आपके पास में 0.7788 इंटू किसी की पावर 0 तो ऑलवेज 1
एंड सम 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1। तो मेरे पास में क्या है 0.7788। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है मुझे, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय एन भी करना होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करना होगा, एन करना होगा। तो यहां सॉल्व करेंगे 0.7788 इंटू में एन क्या 200 है, तो 0.7788 इंटू 200 155.76। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको ये या नहीं आया, बताओ जरा। फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द अबव डाटा एंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 0 1 2। अब मुझे यहां पे निकालना है P1। तो e इज टू पावर वही फॉर्मूला लगेगा मेरे पास में, -0.25 इंटू 0.25 इज टू पावर 1 एंड 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना आएगा, ये मुझे ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 0.7788 इंटू 0.25 अपॉन 1। तो क्या आ गया मेरे पास में 0.7788 इंटू 0.25 0.1947 एंड इंटू 200। तो इंटू 200 कर देंगे इसको तो 38.94, तो अप्रॉक्स में है तो 39 ले लो इसका फिगर, ये 156 आ जाएगा। एंड 0 1 का आ गया एंड 2 का कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड का इज टू पावर -0.25 इंटू 0.25 इज टू पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास में फिगर है 0.7788 इंटू 0.25 का स्क्वायर, 0.25 का स्क्वायर 0.25 इंटू इक्वल्स 0.0625 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 0.7788 डिवाइडेड बाय 2, 0.024। क्लियर है। तो ये हमारे पास में कुछ तो गड़बड़ है दया, 0.25 का स्क्वायर इंटू 0.7788 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 200, 4 पॉइंट है ना, और इंटू में 200 भी करना था, ठीक है, तो 4.865। क्लियर है बच्चे। तो ये हो गया हमारा पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अच्छे से देख लो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, लास्ट मोमेंट पे तो भैया कहीं ना कहीं उतना कॉन्सेप्ट में तो आप जान ही सकते हो कि क्या है, क्यों है, कैसे है भैया। तो ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन हो गया। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, कैसे मैनेज करें, कुछ भी पूछा जा सकता है, दिमाग में क्लिक नहीं करता ऑन द स्पॉट, क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, 25 और 24 के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर लो, बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। क्लियर है बच्चे। हाँ जी बच्चे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्रिडिक्ट्स दैट द ओड्स अगेंस्ट द प्राइस ऑफ अ सर्टेन स्टॉक गोइंग अप आर इन द 3:1। बच्चे यहां पर एक स्टॉक एक्सचेंज में एक डीलर जो है पहले से एक संभावना देख रहा है कि भैया प्राइस के बढ़ने की क्या पॉसिबिलिटीज है, प्राइस के सेम रहने की क्या पॉसिबिलिटीज है, उसको एक अनुमान लगा रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है। अब आप देख लो बच्चे कि जो भी स्टूडेंट में स्टार्टिंग से बार बार बात रिपीट कर रहा था कि आप अपने बिजनेस स्टैटिक्स को 11th या 10th की मीन मीडियन मोड मत सोचने की भूल मत करना, और वही लेकर के अगर जो स्टूडेंट अब तक बैठे रह गए कि लास्ट के 2 या 3 दिन में प्रिपरेशन करेंगे, तो मुझे मालूम है बहुत अफरा तफरी मची होंगी, बहुत ज़्यादा आप जो है पैनिक सिचुएशन भी होगी आपके सामने। और लेकिन आपको ये भी बात मैं बता देता हूँ कि इस सिचुएशन में अगर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया है,
तो लास्ट मोमेंट पे आज और कल 2 दिन ही आपके पास में है, 30th को तो एग्जाम देने जाना है आपको। इन 2 दिनों में क्या प्रिपेयर करो भैया। आप अब तक नहीं किया तो अब तो करना होगा। तो अब बस इतना काम कर लो कि 2025 का पेपर, 2024 का पेपर अच्छे से आप एनालाइज कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप पास होने की संभावना आपकी है, आप हो जाओगे। अब कॉन्सेप्ट में घुसना या फिर कोर्स को करना वो डिफिकल्ट है। हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिट को चाह रहे हो 2 दिन में किया जा सकता है, तो 3 घंटे में एक यूनिट का नाम बता देता हूं किया जा सकता है, वो इंडेक्स नंबर है। लेकिन वो बच्चे जो कि स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और करते आ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कोर्स को कितने भी डिटेल में पढ़ लो, अगर आपको फुल स्कोर करना है, क्योंकि आपकी तो पास होने की समस्या नहीं होगी क्योंकि आप शुरू से पढ़ रहे हैं, तो पास तो आप हैं ही। आप अच्छे स्कोर के बारे में आप बात करें तो अच्छे स्कोर के लिए तो भैया कम से कम आपकी स्पीड अलग होगी। जो बच्चे नए ज्वाइनिंग वाले हैं उनको हर एक चीज देखना है, हर स्टेप समझना है। आपको समझने और देखने की जरूरत नहीं है, आपको गो थ्रू करने की जरूरत है। तो कम से कम इस 2 दिन में एक बच्चा जो शुरू से अपना पूरे 5 यूनिट को कवर करके बैठा हुआ है, वो 2 दिनों में कम से कम तो 3 यूनिट कवर कर सकता है। 2025 के आप पूरा पेपर करिए, 2024 के भी आप पूरा पेपर करें, और 2023 का ही पूरा पेपर करें। 3 साल के क्वेश्चन पेपर को आप करो, क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करवाया है आपको उसमें। तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, 3 साल क्वेश्चन पेपर कर लो। अगर नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं कर पाओगे पेपर में, पूरा कोर्स करने के बाद भी। मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात। हालांकि मेरे कोर्सेज में इंडेक्स नंबर, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, ये सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में डाला हुआ है, लेकिन उसको एक बार और गो थ्रो कर करके। और गो थ्रो का मतलब होता है देखना नहीं, देखना अलग चीज होता है, करके देखना एक अलग चीज होता है। दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। तो इसलिए आप कर करके देखेंगे 3 साल क्वेश्चन पेपर को, तो भैया आप लग जाओ बस यहाँ पे। एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि भैया 3 बार में से एक बार, 3 बार तो प्राइस ना बढ़ने की संभावना और एक बार प्राइस बढ़ने की संभावना है। तो कह रहा है सर्टेन स्टॉक गोइंग अप आर द अगेंस्ट द प्राइस ऑफ अ सर्टेन स्टॉक गोइंग अप अगेंस्ट द प्राइस। तो पहला वाला अगेंस्ट है, ये है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अप कितना हो गया मेरे पास में, 1 हो गया अपॉन में 4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम प्राइस रहने की प्रोबेबिलिटी आगे दिया हुआ है। एंड द और संभावना है होने ना होने की क्या, इन अ फेवर ऑफ द प्राइस रिमेनिंग द सेम आर 1:4। तो यहां पर प्राइस सेम होने की पॉसिबिलिटीज है 1:4, तो 1 में से 5। अब देखो प्रोबेबिलिटी या तो आपके पास में होगा क्या, या तो बढ़ेगा प्राइस, या तो प्राइस आपका घटेगा, या तो प्राइस आपका सेम रहेगा। सबकी प्रोबेबिलिटी मिला दो तो टोटल मिलाकर के पूरी संभावना आपकी एक ही बनती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अप 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन इक्वल्स टू 1। सॉल्व करेंगे 20 एलसीएम आएगा तो 5 और आपके पास में 4, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल्स टू 1। एंड सॉल्व करेंगे आप तो कितना है मेरे पास में 9/20 प्लस प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन इक्वल्स टू 1 माइनस 9/20, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन इक्वल्स टू 20 माइनस 9, 11/20। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चे? हाँ जी बच्चे, तो इंडेक्स नंबर का एक सवाल जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि 3 घंटे लगा दीजिए इंडेक्स नंबर पे, आपका पूरा इंडेक्स नंबर कवर हो जाएगा और 9 मार्क्स आप 3 घंटे में स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भैया इंडेक्स नंबर करे जो बच्चा स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है, और जो बच्चा स्टार्ट कर चुके हैं पहले से, उनको ये सवाल करवाने की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। सवाल ऑलरेडी हमारे कंटेंट में, सिलेबस में डिस्कस है, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि जब पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो भैया सबको डिस्कस करना ही है। सबसे पहले हमारे पास में आइटम्स है। आइटम्स कौन कौन से हमारे पास में, फूड है, फ्यूल है, फूड, फ्यूल, क्लोथिंग, रेंट एंड मिसलेनियस। ये कुछ आइटम है। इसमें आपके जो है परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो खर्च करते हो उसमें से 30% आपका एक्सपेंडिचर का 30% तो आप कहां खर्च कर दे रहे हो, आप फूड पे खर्च कर दे रहे हैं। एंड आप 15% फ्यूल पे खर्च कर दे रहे हैं, 20% क्लोथिंग पे खर्च कर देते हैं, और 10% रेंट पे,
एंड 25% मिसलेनियस पे। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई, बताए पहले। क्लियर है बच्चे? तो ये क्या आपके पास में एक्सपेंडिचर, तो ये डब्ल्यू होता है, वेटेज होता है अगर परसेंटेज में दिया हुआ है अगर आपको, तो क्या होगा ये वेटेज होगा अगर आपको परसेंटेज में दिया हुआ है तो। अब आगे देखें आप, तो प्राइस 2010 बेस ईयर है, क्योंकि कह रहा है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट द कोस्ट लिविंग इंडेक्स ऑफ द 2020 कंपेयर्ड विद द 2010, जिससे कंपेयर करते हैं वो बेस ईयर होता है। तो एक हमारे पास में P0 हो गया बेस ईयर, एक करंट ईयर हमारे पास में P1 होगा। तो P0 क्या है हमारे पास में, 2010 का जो प्राइस है वो है हमारे पास में 140.27 और रुपीस में क्लोथिंग 72, 30, 50, 30, 50। P1 हमारे पास में आ गया 165, 35, 84, 36 एंड 62। ये हमारे पास में बेसिकली P1 आ गया। तो सबसे पहले अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करवाओगे आप, तो मैंने आपको सिखाया था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये मेथड आपको करवाया था, सेम ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इससे बनेगा। तो वो पूरा का पूरा आपको वहां पे करवाया हुआ है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन अगर आपके पास में कभी भी आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्राइस को रिलेट करना है, जो कि कैसे होगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 165 अपॉन 140, 165 अपॉन 140 इंटू 100, तो ये हमारे पास में आएगा 117.85। सिमिलर इसी तरीके से 35 अपॉन 27 इंटू 100, तो 129.62 एंड 84 अपॉन 72 इंटू 100, 116.6, 36 अपॉन 30 इंटू 100, 120, 62 अपॉन 50 इंटू 100, 124। क्लियर है, समझ में आया आपको? तो ये क्या हो गया, आर। अब हमें क्या करना है, डब्ल्यू आर क्रिएट करना है, जो डब्ल्यू है उसको आर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे, 117.85 इंटू 30, तो मेरे पास में कितना आया यहाँ पर, 3535.5, 129.62 इंटू 15, तो हमारे पास में आए बच्चे 1944.3, 116.6 इंटू 20, तो हमारे पास में बच्चे आए 2332, 120 इंटू, सॉरी हाँ 120 इंटू 10। पहले चेक कर लेता हूँ सही है ही नहीं, 36 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, ठीक है 120, तो 120 इंटू 10, 1200, 124 इंटू 25, 3100। अब समीशन ऑफ आर डब्ल्यू करेंगे हम, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का समीशन ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू। क्लियर है बच्चे? सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर ऑफ प्राइस इंडेक्स, दिस वन। तो सीपीआई आपके पास में इसका फॉर्मूला बेसिकली आपका ये रहा। तो सॉल्व करेंगे, 3535.5 प्लस 1944.3 प्लस 2332 प्लस 1200 प्लस 3100, तो कितना है मेरे पास में, 12111.8 एंड CPI इक्वल्स टू
1211.8 अपॉन समीशन ऑफ डब्लू। समीशन ऑफ डब्लू कितना होगा आपके पास में? 100, 50, 60, 70, 75 और 100, ठीक है ना, अपॉन में 100। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक चीज़ें पहले आप बताओ, पहले यहाँ तक चीज़ें समझ में आई या नहीं आई आपके पास में? तो जो शिफ्ट करेंगे तो 121.11 हो गया आपके पास में, ये आ गया। तो ये आपसे पूछ रहा था 2010 से कंपेयर कर रहा था, एक तो ये चीज पूछ रहा है आपसे, उसका आंसर आ गया। सपोज मिस्टर देवव्रत इज अर्निंग 25,000 रुपीज सैलरी पैकेज इन द, मतलब कि जो पहले खर्च होता था वो 100, अब वो 121.11 हो गया। तो जो चीज पहले 100 रुपए में आया करती थी वो चीज अब 121.11 में आती है। कुल मिला के इतनी बात हो गई। अब कह रहा है कि वो 25,000 रुपए 2000 रुपए 10 में कमाता था, तो उन्हीं खर्चों को चलाने के लिए, वही मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए उसे अब कितना कमाना चाहिए? 25,000 में तो बात बनेगी नहीं, महंगाई बढ़ गई है, तो कितना कमाना चाहिए? तो इसके लिए इसके क्या करते हैं, न्यू सैलरी, ओल्ड सैलरी इनटू सीपीआई अपॉन 100। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको ये जरूर देगा, क्वेश्चन आएगा जो जरूर आएगा। तो न्यू सैलरी क्या है आपके पास में? आपको न्यू सैलरी गिवन है क्या भाई? न्यू सैलरी, न्यू सैलरी नहीं, ये हमें फाइंड करना है कि उसे अब कितना कमाना चाहिए था। देखिए कई बार हो सकता है कि आपको न्यू सैलरी दे दे, पहले कितना कमाता था ये रख देंगे, ये निकालेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा आपका। न्यू सैलरी, ओल्ड सैलरी कितना आपके पास है? 25,000 इंटू 121.11 अपॉन 100। तो सॉल्व करेंगे, 25,000 इंटू 121.11 डिवाइडेड बाय 100। तो अब उसको 30,277.5, तो 30,277 रुपये अब उसको कमाना चाहिए, जो कि पहले कितना कमा रहा था? 25,000 कमा रहा था। तो कितनी उसको सैलरी में ग्रोथ करनी चाहिए? सैलरी हाइक, हाइक कितनी चाहिए? तो जो 25,000 है अब उसको 30,000 लगेंगे, तो आपको 5,277 रुपये का उसको हाइक चाहिए। इतना उसको इंक्रीमेंट तो चाहिए चाहिए, जिससे कि वो अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 2010। क्लियर है बच्चे? तो ये आपको क्वेश्चन 9 मार्क्स का है, आसान सवाल, सरल सवाल, इसको आप कर सकते थे। तो ध्यान रखिएगा, कम से कम 9 नंबर के 3 से 4 सवाल तो ऐसे फेंकेगा आपकी झोली में, 3 सवाल तो फेंक देगा आपकी झोली में, 27 नंबर वहां पे आपके बुक हो जाते हैं। तो पास होने के दहलीज पे, पास होने के कगार पर आप वहीं पर आग जाते हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अगर आपको नॉलेज है, कर सकते हो, तो आप पास हो जाओगे, जो लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे। हाँ जी बच्चों, तो इंडेक्स नंबर का एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 9 मार्क्स का आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कई बार हम कर चुके हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको लेस वेयर से, ये एग्रीगेटिव मेथड है, एग्रीगेटिव मेथड, एग्रीगेटिव वेटेड मेथड है, तो उसमें आपके पास में तीन आपके जो हैं इकोनॉमिक्स रहे हैं, लेस पेयर, पार्शियल, फिशर्स मेथड, आइडल मेथड। फिशर्स मेथड को कहते हैं, इसे कैसे निकालेंगे? अगर लेस पेयर मेथड से बोले फर्स्ट, तो P01 कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? समीशन P1 Q0 समीशन P0 एंड Q0 इंटू 100। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो आप, ये कैसे अप्लाई करना है? तो जो बेस ईयर है, बेसिकली ये आपके पास में P0 है, बेस ईयर की क्वांटिटी आपके लिए Q0 है, और आपके पास में करंट ईयर P1 है, प्राइस एक्सपेंडिचर, अगर ये एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर निकालते कैसे हैं? क्वांटिटी Q1 है। तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है करंट ईयर का? एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर क्या होता है? थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहां पर अगर आपके पास में Q1 है और एक्सपेंडिचर 1 का है, तो आपके पास में P1 आ जाएगा। तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपने अपना P1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे? आप अपने इस एक्सपेंडिचर को एक कॉलम बनाएंगे, आप अपना P1 निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे P1?
P इक्वल्स टू जो आपके पास में एक्सपेंडिचर है जो 2020 का दिया हुआ है अपॉन में Q1 कर दोगे। तो इसको 90 से डिवाइड करो, इसको 120 से डिवाइड करो, तो इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में P1 आ जाएगा। P1 की रिक्वायरमेंट है आपके इनके लिए। तो हमेशा ध्यान रखना एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, और प्राइस और एक्सपेंडिचर गिवन है और प्राइस और क्वांटिटी में से कोई एक चीज गिवन है तो मिसिंग चीज आप इस स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो। स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने आपको, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये ध्यान रखना आप। तो बच्चे यहाँ पर P1 यानी Q0 क्या है, तो आपके मालूम है कि आपके पास में सबसे पहले P1 आप निकालोगे एंड Q0 इसको मल्टीप्लाई कर करके एक आपका कॉलम बनेगा, उस कॉलम का सम कर दोगे तो समीशन आ जाएगा, रिप्लेस कर दोगे वैल्यू। P0 Q0 क्या है, तो P0 ये रहा और Q0 ये रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर करके एक कॉलम बनाओगे, उस कॉलम का सम कर दोगे, डिवाइड इंटू 100 कर दोगे तो लेस पेयर से आपका आ जाएगा। एंड इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन अगर आपके पास में कह रहा है 500, तो P01 500 में समीशन ऑफ P1 एंड समीशन ऑफ P0 ऐसे ही होगा, बट यहां पे बस क्या हो जाएगा Q1 एंड Q1 इंटू 100। तो अब आपके लिए 500 के लिए क्या करना है, आपने P1 आपके पास में ऑलरेडी है, Q1 आपके पास में, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करो, एक नया कॉलम P1 Q1 का बनेगा, उसका सम करो एंड वैल्यू रिप्लेस कर दोगे। इसी तरीके से P0 है यानी Q1 है, उसको मल्टीप्लाई करो एंड सम करो। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है भैया, क्या मतलब है इसका, ये सब आपको इंडेक्स नंबर के चैप्टर में मिलेगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं पार्शियल मेथड, फिशर्स मेथड क्या होता है, थर्ड वन फिशर्स मेथड क्या होता है बच्चे। फिशर्स मेथड में ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस हो चुका है कि आपका लेस पेयर एंड पार्शियल दोनों का प्रोडक्ट कर दो, समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q0 इनटू समीशन ऑफ P1 एंड Q1 समीशन ऑफ P0 एंड Q1, और ये 100 इंटू 100 10,000 जाएगा जो कि बाहर आ जाएगा, तो इंटू 100 बाहर की तरफ में, ये फिशर्स मेथड। और इसके लिए कुछ नहीं करना आपने, जो आपने यहाँ निकाला वो रिप्लेस करना, जो यहाँ निकाला रिप्लेस करना, मल्टीप्लाई रूट इंटू 100 कर देना, कैलकुलेटर है आपके पास में। क्लियर है बच्चे, बस लास्ट में ध्यान रखना यहीं पे करके आप एक्साइटेड हो जाते हैं और लास्ट की चीजें देखते नहीं है। Also prove that the Fisher index satisfied the both time reversal and the factor reversal test। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में आप देखेंगे तो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या हमारे पास में, P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए एंड P1 Q1 इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर 1 होना चाहिए हमारा। तो ये मैंने आप एक वीडियो जो है करंट वीडियो अपलोड करी है एप्लीकेशन में, प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखें। एक बच्चा कह रहा है सर प्रूफ कैसे करेंगे। सर प्रूफ करने के लिए आपको, प्रूफ सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिशर्स फार्मूला लिखोगे, ये क्या है P01 का है, फिशर्स फार्मूला लिखो आप। अब P01 का मत लिखो, P10 का लिखो, उसमें क्या होगा फिशर्स फार्मूला में, समीशन ऑफ, जहां 1 है वहां 0, जहां 0 है वहां 1, जहां 0 है वहां 1, जहां 0 है वहां 1, जहां 1 है वहां 0, और जहां पे 1 है वहां पे 0, जहां पे 0 है वहां 1, जहां 1 है वहां 0। क्लियर है बच्चे, ये कर सकते हैं आप। तो ये आपके P10 टाइम रिवर्सल हो गया। अब आपके पास में P0 एंड Q1 की वैल्यू रखनी है, P0 एंड Q1 जो आपने ऊपर कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसको और इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करो, आप अगर आप करते हैं तो आपका इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो आप रख के जरूरत नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी आप 1 कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे।
क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? और अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, दिस वन P01 फिशर्स में एंड दिस वन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, सबके सब क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा आपका टाइम रिवर्सल। एंड फैक्टर रिवर्सल में क्या करेंगे, फैक्टर रिवर्सल में बेसिकली P01 एंड Q01, फैक्टर रिवर्सल में क्या करेंगे, फिशर्स को ही लेंगे हम, एंड समीशन ऑफ P एंड Q, तो बस Q और P और Q का जो नीचे 1 0 है ये इंटरचेंज कर देंगे। तो ये Q के पास 0 है तो P को दे देंगे 0, P के पास 1 है तो Q को दे देंगे। समीशन ऑफ ये तो P0 एंड Q0 ही रहेगा, इनटू Q P1 एंड Q1 ही रहेगा, समीशन P1 एंड Q0 हो जाएगा। ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब इनको अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास पे जो रिजल्ट आएगा वो V01 आ जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर आपके पास में आ जाएगा। और एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चे, एक्सपेंडिचर क्या होता है आपके पास में, P1 Q0 P0 एंड Q0, दिस वन, ये बचेगा और ये एक्सपेंडिचर होता है। तो आपको फिशर्स मेथड में अप्लाई करके इसको वेरीफाई करना है। क्लियर है बच्चे? तो अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट वाला टाइप, ये तो आपको आता ही है, बट लास्ट में ध्यान रखना, पता लगे ये करके आप इसको छोड़ दें तो आप 9 नंबर का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, बट आपके आप 5 नंबर रहे हैं, 4 नंबर तो नीचे वाले से आपका हो गया। तो मेरी बात आप समझ पाए बच्चे? अब फोर्थ क्वेश्चन एंड फाइव्थ क्वेश्चन, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रह गया, रैंक वाला हमने कर रखा है, बट इसको बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन दो रह गए हमारे, उसको भी हम कर लेंगे बच्चे। लास्ट ईयर बच्चे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और थ्योरी का क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल भी आपका सिलेबस में नहीं है कि थ्योरी एक अलग है न्यूमेरिकल एक अलग है। जो न्यूमेरिकल है उसी से ही थ्योरी बनकर के थ्योरी पूछा गया है कि न्यूमेरिकल को आपको कितनी समझ है, उस समझ को जानने के लिए, उस समझ को वर्ड में एक्सप्रेस को करना, बेसिकली उसी को हम बच्चे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके थ्योरी से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थ्योरी के क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं या किस टाइप के आ रहे हैं, ये आपके न्यूमेरिकल के नॉलेज को ही टेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि थ्योरी के लिए कोई स्पेसिफिक एक अलग चैप्टर बना दिया गया है आपका, एंड न्यूमेरिकल के लिए आपके लिए अलग चैप्टर्स है, नहीं। जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आप लोगों ने किया है, जो आप लोगों ने समझा है, उसकी कितनी नॉलेज है आपके अंदर, उसको ही अगर आप वर्ड में एक्सप्रेस कर रहे हो तो वही थ्योरी बन जाता है। तो आप न्यूमेरिकल से सोचे कि हम बच जाएं और थ्योरी अलग से पकड़ के पास हो जाएं, तो वो बड़ा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए फिर भी अभी जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, अब आप कुछ पेपर दे भी चुके हो, आपको एक्सपीरियंस आ भी चुका है कि लास्ट के 2 साल का पेपर, 3 साल का पेपर आपके लिए इनफ हो जा रहा है एग्जाम में जा रहे हैं, तो उसी पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये उनमें से ही आपके पास में आपका थ्योरी का एक क्वेश्चन है, कह रहे प्रोबेबिलिटी से, और प्रोबेबिलिटी की थ्योरी करनी बहुत जरूरी है। कई बार बच्चा प्रोबेबिलिटी की न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, तो थ्योरी तो उसकी रेंज में आता है। डिफाइन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया जब किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो। क्लियर है? और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए हैं वो इनफाइनाइट है, हमें नहीं मालूम भैया कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए वो हमें नहीं मालूम। कितनी बार फेल हुआ वो ट्रायल हमें ये भी नहीं मालूम। तो कितनी बार हुआ और कितनी बार नहीं हुआ, दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जो हुआ है वो बहुत रेयर हो रहा है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। उस सिचुएशंस में हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या बोलते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब एग्जांपल से समझिए क्या है। एक रोड पे हर एक प्रतिदिन 2 लोगों का एक्सीडेंट हो जा रहा है, या एक रोड पे हर सप्ताह औसतन हर वीक 2 लोगों का इस पर्टिकुलर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है। तो इवेंट की होने की पॉसिबिलिटीज क्या है? 2 लोगों के एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज है एक सप्ताह में। ना कितने लोग एक्सीडेंट नहीं हो रहा है भैया, ये तो काउंट नहीं कर सकते आप वहां पे। और ऐसा कितनी बार ट्रायल आप ले रहे हो, आपने एवरेज ट्रायल बताया, कितने पीरियड का ये आपने नहीं बताया, तो दोनों चीजें मिसिंग है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज है कि भैया अगर औसतन 2 लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है हर सप्ताह, तो इस वीक में कितने लोगों का एक्सीडेंट होगा? तो पॉसिबिलिटी है भैया एक भी ना हो, वो तो एवरेज है ना।
हो सकता है एक हो सकता है दो हो। तो इवेंट होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 0, 1 एंड 2। इस सिचुएशन में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस को अप्लाई करते हैं। डिफाइन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो, क्वेश्चन कह रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है कि पर्टिकुलर स्लॉट में, पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर एरिया में किसी चीज के होने की फ्रीक्वेंसी क्या है। It produce are the suitable model for the situation where we can the observe the number of times and the event occurs, but where it is a not uh, meaningful to speak of the number of times कि कितनी बार ये चीजें हुई है, and the event did not occur कितनी बार ये नहीं हुआ, where it is a not possible to know the number of the outcomes of the number of failure। जब हमें मालूम ना हो उस सिचुएशन में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस को लगाते हैं बच्चे। कंडीशंस, द इवेंट मस्ट बी द रैंडम एंड द इंडिपेंडेंट। भैया ऑब्वियसली कोई भी चीजें हो रही हैं तो ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के ट्रक किसी पे चढ़ा दो इवेंट करने के लिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। तो यहां पर इवेंट मस्ट बी रेयर, जो इवेंट हो रहा है एक्सीडेंट का वो रेयर है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स बिकम्स टू द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। भैया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब जब आपके पास में जब एक कॉइन को आप जो है 10 टाइम्स आप टॉस कर रहे हो तो उसमें किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर नजर आ रहा है आपको, या एक डाइस थ्रो कर रहे हो आप, या आप दो डाइस को थ्रो कर रहे हो एक साथ और कोई पर्टिकुलर एक चीज के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो वहां पर हमारे पास में नंबर ऑफ ट्रायल्स में क्लियर है कि 5 बार ट्रायल कर रहे हैं, 10 बार ट्रायल कर रहे हैं और इवेंट के होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो, तो उस सिचुएशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? हाँ जी बच्चे, तो ये आपके पास में एक क्वेश्चन और आ गया, डिफरेंस बिटवीन द सीजनल वेरिएशंस एंड द साइक्लिकल वेरिएशंस। वेरिएशन मतलब होता है उतार चढ़ाव होना, और नाम से क्लियर है कि सीजनल वेरिएशन का मतलब जो कि एक साल में ही कई बार उतार चढ़ाव आए। एग्जाम्पल आइसक्रीम की जो है सेल है, गर्मी में बढ़ जाएगी, सर्दियों में कम हो जाएगी। क्लियर है? एसी, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, सीजनल वेरिएशन। अब सीजनल वेरिएशन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन पे करता है, कस्टमर ट्रेडिशन एंड हैबिट्स पे भी करता है कि कई बार कस्टमर के हैबिट्स या कोई चीज ट्रेंड में आ गया, कोई फैशन में चीजें आ गई हैं तो फिर उसका जो है डिमांड बढ़ गया। एंड साइक्लिकल वेरिएशन मतलब कि ये लंबे समय तक चलता रहता है। ये कुछ फेसेस होते हैं कि एक बिजनेस के अंदर अप्स आते हैं, फिर मॉडरेट हो जाता है, फिर डाउन आते हैं, फिर दोबारा से बिजनेस अप हो जाता है, लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो कि एक से ज्यादा साल तक ये चीजें देखी जाती है। तो वो वही कह रहा है कि सीजनल वेरिएशंस आर दोज मूवमेंट इन अ बिजनेस एक्टिविटी विच अकर द रेगुलरली ईयर आफ्टर ईयर एंड हर साल होता है, हर साल। इस साल भी देखिएगा आप, सर्दी में आइसक्रीम की सेल कम होगी, नेक्स्ट ईयर भी आपके जो है गर्मी में बढ़ेगी और सर्दी में कम हो जाएगी, तो इसे सीजनल वेरिएशन कहते हैं। हर साल सेम साइकिल चलता है। एंड साइक्लिकल में एक लंबा पीरियड चलता है आपके पास में। Cyclical fluctuation are the long-term movement are the represent the consistently recurring rise and decline in a business activity. The factor, the climate and the weather condition, customer tradition and habits. और इसके फैक्टर कौन कौन से, डिप्रेशन, मंदी में डाउन हो जाएगा, क्लियर है। एंड बिजनेस एक आपके पास में डिक्लाइन, एक ग्राहक कम आने लग जाते हैं, परचेसिंग पावर लोगों की कम हो जाती है उस सिचुएशन में, और वो लॉन्ग टर्म तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। इंप्रूवमेंट, बाद में कस्टमर आने लग जाते हैं और बाद में चीजें इंप्रूव होने लग जाती है। और समृद्धि इसका मतलब होता है, और समृद्धि का मतलब क्या होता है बच्चे, कि देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है तो उस सिचुएशंस में अच्छे खासे जो है बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है। हाँ जी बच्चे, तो देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहले आप जो है रिग्रेशन को समझिए, उसके बाद फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट को समझिए, फिर इसकी प्रॉपर्टी पर आप आइए। देखिए क्या होता है, कई बार एक वेरिएबल में जब चेंज आता है तो उससे दूसरे वेरिएबल पर इंपैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी हाइट बढ़ रही थी तो आपका वेट भी बढ़ रहा था, तो यहां पर एक चीज में जब चेंज आ रहा है तो उसका इंपैक्ट दूसरी पर भी आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे डेटास होते हैं जो आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक होते हैं। तो यहां पर अगर हम उन डेटा के आपस के इंटरलिंक के कनेक्शन को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें इन फ्यूचर में चीजों को प्रिडिक्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
लाइक प्राइस जब इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, ये हमें मालूम है। तो प्राइस एंड डिमांड में एक रिलेशन है, प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर पड़ता है, डिमांड जो है डिक्रीज हो जाती है। अगर हम इसके रिलेशंस को स्टडी कर लें तो इन फ्यूचर जब प्राइस बढ़ेगा तो हमें मालूम पहले से रहेगा कि भैया मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है कम होगा, क्योंकि ये पहले से प्रिडिक्ट कर लेना जरूरी है ताकि मैं अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लूं। ऐसी चीजें मैं बना रहा हूं जो नॉन ड्यूरेबल चीजें हैं और प्राइस अप हो गई और मुझे इसके बारे में मालूम ही नहीं, कि मैं सोचा प्राइस बढ़ा है यार, इसके डिमांड से इसका क्या लेना देना। बट आपको ये बात नहीं पता कि प्राइस एंड डिमांड में आपस में कनेक्शन होता है और डिमांड कम होता है, तो आप उतने ही क्वांटिटी में चीजें प्रोड्यूस कर लेंगे और नॉन ड्यूरेबल गुड्स से, जिसका आपको बहुत बड़ा लॉस आप देख सकते हैं। जो मदर डेयरीज हैं, जो दूध ये सारी चीजें जो बनाते हैं, जिसपे 2 से 3 दिन, या ब्रेड बनाते हैं 2 से 3 दिन का इस पे डेट ही रहता है, और प्राइस इंक्रीज होता है, तो अगर इनके पास में रिग्रेशन इक्वेशन नहीं हो तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि बेसिकली प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड पे कितना और कैसे क्या इंपैक्ट आएगा। तो बेसिकली चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए हम रिग्रेशन इक्वेशन का यूज करते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है? रिग्रेशन इक्वेशन एक और दो वेरिएबल के बीच में आपस में डिपेंडेंसी कैसी है उस चीज को एक्सप्रेस करता है। एंड कोफिशिएंट क्या होता है रिग्रेशन इक्वेशन का? तो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन का मतलब होता है कि एक यूनिट में चेंज आ रहा है। लाइक मैं 2 घंटे स्टडी करता हूं तो मेरे 20 मार्क्स आ जाते हैं, अगर मैं 3 घंटे स्टडी करूंगा तो मेरे 25 मार्क्स आएंगे। तो बेसिकली मेरे को 1 घंटा की वजह से, 1 यूनिट की वजह से मेरा कितना इंपैक्ट आ रहा है? 5 मार्क्स का इंपैक्ट आ रहा है। तो कोफिशिएंट का मतलब यही होता है कि अगर इसमें 1 यूनिट का चेंज आएगा तो उसमें कितना चेंज आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था पहले। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम यही समझ रहे थे कि भैया अगर प्राइस 20% हमारा बढ़ रहा है और ईडी टू है, ईडी टू का मतलब जितना प्राइस में चेंज आएगा डिमांड में ट्वाइस चेंज आएगा। हमने कोफिशिएंट निकाल लिया। तो अब प्राइस 20% बढ़ रहा है और मुझे पहले से कोफिशिएंट निकाल के बैठा हूं 2, जो कि मेरा निकल करके आया है। मैं अपने प्रोडक्ट और उसके प्राइस के बीच के बिहेवियर को पहले से समझ चुका हूं। तो इन फ्यूचर 5% प्राइस बढ़ा है तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका डबल इफेक्ट आएगा डिमांड पे, तो 10% डिमांड रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं अपने स्टॉक को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर लूंगा। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत यह है कि दो चीजें होता है, जब एक डेटा इंक्रीज होता है तो दूसरा भी अगर इंक्रीज हो जाए साथ के साथ तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव साइन। और जब एक बढ़ रहा है और उसका इंपैक्ट ऐसा पड़ा कि दूसरा कम हो जाए, जैसे प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गया, इसको बोलते हैं नेगेटिव साइन। तो ये बात थी रिग्रेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट की। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव द सेम साइन, आइदर द पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब रिग्रेशन इक्वेशन हो या उसका कोफिशिएंट हो, जो इक्वेशन का साइन होगा सेम उसके कोफिशिएंट का भी साइन होगा। बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द 1। हाँ भैया, जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है, बेसिकली रिग्रेशन कोफिशिएंट किसे कहते हैं हम? बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। क्लियर है? ये हमारा जो है मोर देन 1 कभी भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, क्योंकि कोफिशिएंट है ना हमारे पास में। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, 100% फ्रैक्शन में क्या हो सकता है? 1 cannot be greater than the 1. If one of the regression coefficient is greater than 1, then the other must be less than 1. क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्योंकि इनका प्रोडक्ट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इक्वल्स टू ऑलवेज 1 होता है। इसका मतलब होता है कि y डिपेंड ऑन x, इसका मतलब होता है x डिपेंड ऑन y। ये मैंने रिग्रेशन में आपको अच्छे समझाया था। तो अगर मेरे पास में लाइक ये 1.5 हो गया, या 1.5 अगर मेरे पास में लाइक ये 2 हो गया, तो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी? बी वाई इक्वल्स टू 1 एंड बी वाई एक्स की वैल्यू मेरे पास में 0.5 हो जाएगा। तो एक एक दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होता है और जनरली एक से कम ही होता है, बट एक अगर एक से ज्यादा चला भी गया तो दूसरा फिर एक से कम रहेगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ द ओरिजिन बट नॉट द स्केल। आप समझिएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट मतलब कि अगर मैं कई बार लाइक हम आपने देखा है, हमने मीन भी निकाला था कि 10 है, एक डेटा 20 है, एक 30 है, मेरा मन कर रहा है कि डेटा को छोटा कर देना, तो मैंने -5 और -5 कर दिया, और यहां देखा मैंने 5 एंड 15 एंड मेरे पास में 25 आ गया। अब इसका मीन निकालूंगा तो डिफरेंट आएगा, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर से ओरिजिन पे इफेक्ट डाल रहे हो तो रिग्रेशन तो चेंज हो जाएगा बट कोफिशिएंट उसका चेंज नहीं होगा। जो पहले कोफिशिएंट आया था तो कोफिशिएंट वही आएगा। क्लियर है? बट अगर आप स्केल चेंज कर देते हो, तो स्केल चेंज करने का मतलब ये होता है कि मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया हो आपने, किलोमीटर को ग्राम में कर दिया, किलो को ग्राम में कर दिया हो।
the correlation coefficient will have the same sign as that the regression coefficient. Clear है बच्चे? The product of the two regression coefficient is equals to r square bxy इंटू बी वाई एक्स, इसका एक इक्वेशन होता है इक्वल्स टू आर स्क्वायर. आर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. भाई इतना ज्ञान की चीज है ना पढ़ने लायक, इतना ज्ञान लेने की चीज है. जनरली अगर सही से डेप्थ में जाकर के पूरा निचोड़ा जाए अपनी पढ़ाई को, ज्ञान लिया जाए, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको इन फ्यूचर में मिल जाएगी काम करने की. क्योंकि सही मायने में मैं बताऊं आपको, जब डेटा एनालाइज करते हैं या फिर बहुत सारी जगह आप चीजें जाते हैं, एम्प्लॉय नहीं मिलते भाई, मिलते ही नहीं है एम्प्लॉय. अब जो लोग अपने आप को एम्प्लॉय कहते हैं तो उनके पास में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है आप ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपको उस ग्रेजुएशन की नॉलेज नहीं है, तो फिर किसी काम के लायक रह नहीं जाते. ना तो आप उस टाइप के काम में अप्लाई करने की क्षमता रखते हैं, और अगर आपने गलती से अप्लाई कर भी दिया तो सामने वाला आपको वैसे ही सोचता है कि आप उससे काम के नहीं है. तो अल्टीमेट तो देखिएगा, आप कुछ भी कर लीजिए जीवन में, चाहे संस्कृत पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए. आज की डेट में से ईमानदारी से संस्कृत भी पढ़ा हुआ है, वो भी कॉलेज में लेक्चरर लग करके अच्छी खासी वो जो है उनका भी पैकेज है. तो ये मैं समझा रहा हूँ भैया, सब्जेक्ट कोई सा भी ले लीजिए, आप गहराई से उस सब्जेक्ट का ज्ञान लीजिए, वो मैटर करता है, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता. जितना आपका साइंस आपको आगे बढ़ा सकता है, हिंदी भी आपको उतना ही आगे बढ़ा सकता है, बट उस सब्जेक्ट का आप डिटेल में आप नॉलेज ले लें. हाँ जी. एग्जाम्पल, इफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 1.6 एंड 0. देन तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर एंड आर की वैल्यू क्या आ गई 0.8. क्लियर है बच्चे? और एक चीज और हमारे पास में कह रहा है, बी एक्स वाई, ये बी एक्स वाई कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. तो कितनी चीजें आ गई बच्चे? ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी यहां से टकरा जाएगा, देख लेना. कई बार एकदम से दिल में फीलिंग आ जाती है, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा. चार चीजें हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एंड आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. 1 2 3 4, चार में से 3 देखे, एक पूछने की कोशिश करेगा. तो इस फॉर्मूले पे डिपेंड है ना, और कई बार इस फॉर्मूले को हमने अपने क्वेश्चंस में भी किया है. क्लियर है बच्चे? तो समझ में आपको आ गया. तो ये कुछ बेसिक थ्योरी थी जो लास्ट ईयर आ रहा था, सिर्फ बताने का मेरा यही मैसेज था आप लोगों को, कि आप 2 साल की थ्योरी पढ़ जाइए, जितना भी आपको समझ में आता है, जितना भी आप कर सकते हैं कर लीजिए, एटलीस्ट वो कर लीजिए, न्यूमेरिकल कर लीजिए. 1 साल का न्यूमेरिकल, 2 साल की थ्योरी पढ़ लीजिए. अब आप, आज आपका लास्ट डेट है, तो आप इतना काम कर सकते हैं. ठीक है बच्चे, एंड गुड लक. उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे. कल का एग्जाम आप लोगों का बहुत अच्छा जाए, बढ़िया जाए. कल का एग्जाम जो बच्चे 2 साल के क्वेश्चन पेपर कर करके नहीं गए होंगे, उनका पेपर खराब जाने की संभावना पूरी पूरी है. ये बात मैं बोल करके जा रहा हूं, उसके बाद आप मुझे दोस्त मत ठहराइएगा. आपको ये बात मैं शुरू से डे 1 से चीख चीख के कह रहा हूं, 2 साल का पेपर आप जो है एनालाइज करो, जो चीज पढ़ाया उसकी उसमें से प्रैक्टिस आप लोग करो. मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सफर में. और हमारा फ्रेश बैच 1 जून से स्टार्ट होने जा रहा है. जो धोखा आपको बिजनेस स्टैट्स में आपको मिला कि मीन मीडियन मोड होता है, और अंदर की कहानी कुछ और ही हुई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सेम कहानी आपके साथ में आगे सेमेस्टर 5 में बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ में होगी. क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंडेक्स ऐसा ही बनाया गया है, कुछ डिमांड एंड सप्लाई, बट अंदर आप जाते हैं तो पूरा पेपर आपका जो है फॉर्म जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट से भरा हुआ रहता है, जिसमें ओलिगोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, किंग डिमांड कर्व हो, ओपेक हो, सीपैक हो, ये सारी चीज़ें अंदर चलती हैं, और वो एक धोखा रह जाता है. तो इसलिए अब बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल ऑफर में 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं. स्टार्टिंग से अपनी जर्नी को रखें, क्योंकि मुझे मालूम है आप सिर्फ कॉलेज ही नहीं कर रहे हैं, जो कि आप जो है लास्ट के 10 दिन 20 दिन, आप 1 महीना पूरा अच्छे से लग करके आप जो है कॉलेज की तैयारी कर लेंगे. साथ साथ कोई अगर प्रोफेशनल कोर्स भी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी आता है कि स्टार्टिंग से चीज़ों को मैनेज करके चलना, दोनों चीज़ों को, जिससे कि एग्जाम टाइम पे प्रेशर ना आए किसी एक चीज़ के ऊपर. चाहे सीए का एग्जाम आपका आ जाए, फाउंडेशन अटेम्प्ट आए आपका सितंबर में, तो उसका प्रेशर आपके पास में जो है कॉलेज पे ना आए, और जब कॉलेज का एग्जाम आए तो उसका प्रेशर आपका इस पे नहीं आए. अगर आप दिसंबर जनवरी अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो दिसंबर जनवरी अटेम्प्ट में आपको जो है ये चीजें भी आप फेस करना पड़ सकता है. बट अब जहां तक कि मुझे मालूम है, सेमेस्टर 5 के बच्चे और 6 के बच्चे तो फाउंडेशन पेपर देंगे नहीं, क्योंकि उनका नेक्स्ट ईयर से तो वैसे ही वो अजम्प्ट हो जाता है. तो फिर भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, स्टार्टिंग से आप मैनेज कर करके चलें, और बड़े तरीके से लेके चलें.
तो उम्मीद करता हूँ कि कल आप पेपर में बेस्ट और काफ़ी अच्छा कर करके आ पाएंगे, और जितने पॉजिटिव होंगे पेपर उतना ही आपका शानदार और अच्छा जाएगा। तो बच्चों गुड लक, मिलते हैं फिर 1 तारीख को बिजनेस मैथ्स एंड सेमेस्टर 5 में आपके पास में बिजनेस इकोनॉमिक्स, सेमेस्टर 3 में बिजनेस मैथ्स सब्जेक्ट के साथ में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।